कर लीजिए फिर नीचे में। ठीक। तो कल मैंने आपको ड्रेनेज सिस्टम बताया था, आज मैं आपको ड्रेनेज पैटर्न बताऊंगा, अपवाह प्रतिरूप। ठीक। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द ड्रेनेज पैटर्न। अपवाह प्रतिरूप क्या है। फिर इसके बाद जो अपवाह प्रतिरूप है उनको हम जानेंगे, उनके प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न। और थर्ड फिर हम वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे रिवर्स। ये मेन जो हमारे टॉपिक है, तो आज का जो टॉपिक है मेनली वो है ड्रेनेज पैटर्न, अपवाह प्रतिरूप क्या है। तो कल मैंने आपको बताया था ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न। कभी कभी एग्ज़ाम में आता है, हमने एक आध बार देखा कि ड्रेनेज पैटर्न जो है अपवाह प्रतिरूप, हिंदी में अपवाह प्रतिरूप लिखा हुआ है और इंग्लिश में ड्रेनेज सिस्टम लिखा हुआ है, अपवाह तंत्र लिखा हुआ है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक। तो आप जब भी एग्ज़ाम दें, पीसीएस की बात बता रहे हैं, एग्ज़ाम जो दे तो उसमें आप पहले देख लीजिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों, मेंस की बात बता रहे हैं, तो उसमें इंग्लिश वाला वर्जन आपका मान्य रहता है। अगर मान लीजिए दोनों में विसंगति है, दोनों में अंतर है, तो जो इंग्लिश का वर्जन होगा वो मान्य होगा, उसमें लिखा रहता है पेपर में कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि जिसमें हिंदी और इंग्लिश में अंतर है तो इंग्लिश वर्जन उसका मान्य होगा। तो जैसे आपने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा और ड्रेनेज पैटर्न हिंदी में लिखा है अपवाह प्रतिरूप और हिंदी में इंग्लिश में लिखा है ड्रेनेज सिस्टम, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन वो उसी का इंग्लिश में लिखता है कि जो है डिस्कस द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, और उसी में लिख देगा कि भारत के अपवाह प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। दोनों क्वेश्चन अलग हो जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में ही बताना है, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज पैटर्न जो है अपवाह प्रतिरूप है, वो वास्तव में क्या बताता है। ड्रेनेज पैटर्न रेफर्स द स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट, जो उसका स्थानिक व्यवस्था होती है कि कैसे जो है वो उसका अरेंजमेंट है, कैसे उसका अरेंजमेंट है, कैसे वो फैला हुआ है। तो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेशियल अरेंजमेंट एंड फॉर्म ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, फॉर्म ऑफ ड्रेनेज पैटर्न इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिकल से, कि ज्यामितीय रूप में उसका आकार कैसा है। तो मेन चीज़ हमने आपको बताया कि यहाँ मुख्य रूप से क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप्स है। ड्रेनेज पैटर्न क्या रिप्रेजेंट करता है, ड्रेनेज पैटर्न रेफर्स द ज्योमेट्रिकल शेप, उसका क्या है, ज्यामितीय आकार दिखाता है कि उस ड्रेनेज सिस्टम का, उस जो हमारी अपवाह तंत्र है उसका प्रतिरूप किस प्रकार है, उसका ज्यामितीय आकार किस तरीके से है, तो ये चीज़ दिखाता है। तो अपवाह प्रतिरूप से तात्पर्य क्या, अपवाह प्रतिरूप से तात्पर्य किसी नदी तंत्र के ज्यामितीय आकार से, उसका ज्योमेट्रिकल शेप कैसा है, वो आयताकार है, समानांतर है, उसका प्रतिरूप वृक्षाकार है, जालीनुमा है, ये चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, उसका एक ज्यामितीय शेप बताता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ गए। वहाँ पे था कि ड्रेनेज सिस्टम रेफर्स द
ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द रिवर्स थ्रू द टाइम, समय के साथ नदी के उत्पत्ति और विकास को जो है अपवाह तंत्र प्रदर्शित करता है। जबकि ये क्या है, ड्रेनेज पैटर्न क्या है, ड्रेनेज पैटर्न रेफर्स द स्पेशियल अरेंजमेंट एंड फॉर्म ऑफ ड्रेनेज इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इन अ पर्टिकुलर रीजन। किसी निश्चित क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले नदियों या प्रवाहित होने वाले अपवाह के ज्यामितीय आकार को अपवाह प्रतिरूप प्रदर्शित करता है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया कि क्या डिफरेंस है दोनों में। एक तो नदी के विकास और नदी के उत्पत्ति की बात करता है कि नदी समय के साथ नदी की जो उत्पत्ति उसका विकास कैसे हो रहा है। एक तरीके से नदी के तंत्र यानी कि नदी और उसकी सहायक नदियों का जो एक तंत्र बनता है उसकी बात करता है। जैसे मान लीजिए गंगा हो गया, गंगा नदी तंत्र कह दिया गया, तो गंगा और गंगा की सहायक नदियाँ मिलकर जो एक तंत्र बनाएंगी वो हमारा क्या हो गया, गंगा नदी तंत्र, यानी कि वो गंगा नदी का ड्रेनेज सिस्टम हो गया, अपवाह तंत्र हो गया। लेकिन वहीं पे कर दिया जाए कि जो गंगा नदी का तंत्र बना उसका रूप कैसे दिखता है। अगर हम उसको देखें कि वो ज्योमेट्रिकल शेप में किस तरीके से दिखाई देता है, तो आपको वो जैसा दिखाई दे, एक नदी है उससे मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं, उसका प्रतिरूप किस तरीके से दिखाई पड़ता है, समानांतर दिखाई पड़ता है कि जालीनुमा दिखाई देता है, कि रेडियल दिखाई देता है, कि सेंट्रीपेटल दिखाई देता है, कि एनुलर दिखाई देता है, वलयाकार दिखाई देता है, किस तरीके से दिखाई देता है उसका ज्यामितीय रूप, तो वो आपको अपवाह प्रतिरूप प्रदर्शित करता है। तो दोनों में आप समझ जाएं, एक तो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन थ्रू द टाइम रिप्रेजेंट करता है ड्रेनेज सिस्टम, जहाँ वह ड्रेनेज पैटर्न किसी भी अपवाह तंत्र के यानी कि जो अपवाह तंत्र है उसका ज्योमेट्रिकल शेप किसी विशेष प्रदेश में प्रदर्शित करता है। ठीक, तो शॉर्ट में अगर कहेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम रेफर्स द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम इन अ पर्टिकुलर रीजन, या किसी जो अपवाह तंत्र है, कोई अपवाह प्रणाली है, उसका जो है ज्यामितीय रूप दिखाई देता है। अब इसके आप रूप देखिए कैसे कैसे होते हैं। सर ड्रेनेज पैटर्न और ड्रेनेज सिस्टम दोनों डिफरेंट है। हाँ, यही बताया ना, अभी यही तो चर्चा कर रहे हैं हम कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है, नदी तंत्र। अब ऐसे आप समझिए, ये कोई रिवर है, मेन इससे मिलने वाली ये नदी है। ये कैसी आकृति दिखाई दे रही है आपको, सहायक नदियाँ मिलती हैं। हाँ, सहायक नदियों से ही तंत्र बनेगा। नदियों तो हमेशा सहायक, जब तंत्र बनेगा तो नदियों के मिलने से ही बनेगा। जब तक सहायक नदियाँ नहीं मिलेंगी तब तक तंत्र कहाँ बनेगा, तब तो केवल एक मेन रिवर हो गई। अभी देखिए वृक्ष के आकार का आपको दिखे, या ऐसे आप देखिए, ये कैसा दिख रहा है, जालीनुमा दिख रहा है। अब देखिए ये पूरा अगर देखा जाए तो ये मास्टर स्ट्रीम हो गई और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। ये पूरा मिला के क्या कहलाएगा, ड्रेनेज सिस्टम। अब ये आपको डेंड्रिटिक रूप में दिख रहा है, वृक्षाकार में दिख रहा है, तो प्रतिरूप कैसे हो गया, ये मास्टर रिवर्स हो गई और ये आपकी सहायक नदियाँ हो गई। इनसे मिलकर जो मिल रहा है ये ड्रेनेज सिस्टम हो गया। अधिक कैसा रहा है, जालीनुमा दिख रहा है, रेलिस पैटर्न दिख रहा है, तो जालीनुमा प्रतिरूप। अब आपको बात समझ में आ रही है क्या अंतर है दोनों में, मुख्य नदी और उनकी सहायक। अच्छा, कल ग्रुप में जो मैसेज हमने शेयर किया था कि कमिश्नर लखनऊ साहब जो है आलोक रंजन जी आपसे बच्चों को मतलब संबोधित करेंगे, तो क्या लगे आप सभी ने लागू कर ली है? नहीं, लॉगिन करके एक बार रिक्वेस्ट अपनी
उपस्थिति के लिए एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिए। इनको जो है जैसे ये क्लास कंप्लीट हो जाए तो बीच में आप उसको वॉच कर लीजिएगा। ये चीज़ है, ये नहीं कह रहे कि क्लास छोड़ दें, लेकिन लॉगिन रिक्वेस्ट उसमें कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये जो नदी है और नदियों की जो नदी है और उसकी जो सहायक नदियाँ ये मिलकर क्या बनाती है, एक अपवाह तंत्र बनाती है। जैसे इस रूम को आप देख रहे हैं बड़ा है, यहीं से बीच से आप मेन रिवर्स निकाल दीजिए, ठीक, और उसकी कई सहायक नदियाँ निकाल दीजिए, वो जाके उसमें मिल रही हैं। तो ये पूरे इस क्षेत्र का क्या हो गया, अपवाह तंत्र हो गया। जब हम नदी और उनकी सहायक नदियों को अपने दिमाग में रखेंगे तो क्या हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया। लेकिन अगर इसका आकार देखा जाए कि कैसे नदियाँ मिल, मान लो एक सीधी मिल रही है और सब अगल बगल से आकर मिल रही, तो ये कैसा हो जाएगा, जाली नुमा हो जाएगा। या एक ऐसे मिल रही है और एक ऐसे मिल रही है, एक ऐसे मिल रही, तो कैसे हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हो जाएगा। या मान लीजिए यहाँ पर कोई डोम शेप है, डोम का आकार का है और ऐसे 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 चारों तरफ नदियाँ फैल रही है, तो कैसा हो जाएगा, रेडियल हो जाएगा। तो नदियों का जब हम विकास देखेंगे और नदियों की समय के साथ उत्पत्ति हुई, मान लीजिए पहले मुख्य नदी आई, फिर इसके बाद छोटी छोटी नदियाँ उसमें मिली, सहायक नदियाँ बड़ी छोटी जो भी हैं उनको दृष्टिगत रखेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ड्रेनेज सिस्टम देगा। लेकिन उसी चीज़ को हम दूर से देखें और सोचें कि ये पूरा तंत्र है, हमने एक कॉपी में बना लिया कि इस तरीके से नदियाँ फैली हुई। अब इसको हम देखें तो क्या है, एक उसका ज्यामितीय आकार देखने को मिलेगा, ज्योमेट्रिकल शेप देखने को मिलेगा, वो ड्रेनेज पैटर्न प्रतिरूप। अब आई बात समझ में आपको। तो ड्रेनेज सिस्टम रेफर्स द origin and evolution of the rivers through the time, while drainage pattern refers the geometrical shape of the drainage in particular region. Particular region दोनों है, किसी भी निश्चित प्रदेश में नदी और सहायक नदियों के द्वारा जो तंत्र बनता है उसे हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं या अपवाह तंत्र कहते हैं। जबकि उस अपवाह तंत्र का देखने में ज्यामितीय रूप किस तरीके का है वो हमारा ड्रेनेज पैटर्न कहलाता है, ज्यामितीय प्रतिरूप कहलाता है। अब आई बात समझ में आपको, किसी को ना समझ में आया हो तो बता दो, अभी हम क्लियर कर दें, ठीक। अब देखिए टाइप्स ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न। ज्यामिति जो ड्रेनेज पैटर्न है उसके प्रतिरूप। पहला है जैसे जाली नुमा प्रतिरूप। Realist pattern। अब आप देखिए इसमें एंटीक्लाइन है और एक सेंट्रल। ये मान लीजिए एंटीक्लाइन के रूप में जो रिस के और इधर सेंट्रल। अब इनर और अपना। अब ये रिवर्स यहाँ से मेन रिवर्स निकल गई, ये रिज है एंटीक्लाइन के रूप कटक। इसी कटक से नदियाँ रिवर्स निकल सहायक नदियाँ। ये क्या होगा, जालीनुमा प्रतिरूप। जालीनुमा प्रतिरूप
की तरीके से रेक्टेंगुलर प्रतिरूप भी बनता है। फर्क इतना रहता है कि यहाँ पे ये कोण, ये सब देखिए इनकी सहायक नदियाँ समकोण पर मिल रही हैं, एट राइट एंगल्स मिल रही हैं, ठीक, समकोण पर मिल रही है। इसके बाद जैसे आयताकार भी सेम रहता है, इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन है। रेक्टेंगुलर ये भी ऐसे है। फर्क दोनों में इतना है कि ये 90 डिग्री कोण पे मिल रही है। इनकी सहायक नदियों का जो एंगल है, जो मिलती हैं, वो यार इसके द्वारा, कटक के द्वारा गाइड होती है, उसके द्वारा निर्देशित होती है, जबकि इसमें ज्वाइंट के द्वारा। यहाँ ज्वाइंट और जो हमारे क्रैक्स होते हैं उनके द्वारा निर्धारित। फिर टीआरएस पैटर्न में ये जो सहायक नदियाँ होती हैं, इनके बीच की दूरी कम होती है, जबकि इनके बीच की दूरी अधिक होती है। ये दोनों में अंतर है। बाकी देखने में भी ऐसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा बारीकी से आप देखेंगे तब अंतर लगेगा, ठीक। ये आपके मेंस वगैरह में आएगा, लेकिन जानते रहिए इंडिया के रेफरेंस में पूछा जाता है। तो ये आयताकार, दोनों में अंतर समझ में आ गया। रेक्टेंगुलर है, एक टेररिस्ट पैटर्न है। टेररिस्ट पैटर्न में जहाँ एंटीक्लाइन और शिंक्लाइन की मुख्य भूमिका होती है। एंटीक्लाइन एक ब्रिज के रूप में होता है, कटक के रूप में होता है, और शिंक्लाइन से हमारी मास्टर जो है कॉन्सिक्वेंट रिवर्स निकलती हैं, मुख्य अनुवर्ती नदी निकलती हैं, और किसी रिज से सहायक नदियाँ निकलती हैं जो जाकर मास्टर कॉन्सिक्वेंट रिवर्स में मिलती हैं, ऑलमोस्ट एट राइट एंगल्स, लगभग 90 अंश के कोण पर मिलती है। आयताकार प्रतिरूप भी इसी तरीके। फर्क इतना है कि यहाँ पर कटक से निकल के जा रही हैं सहायक नदियाँ, और यहाँ पे ज्वाइंट और जो क्रैक्स होते हैं, यानी जो सहायक नदियों का मिलने का कोण है, ठीक, जो एंगल ऑफ द कॉन्फ्लुएंस है, वो इसमें जो है रिज के द्वारा निर्धारित होता है, और इसमें संधि और जोड़ों के द्वारा, जो संधि होती हैं और क्रैक्स जो होते हैं, हमारे दरारें होती हैं, उनके द्वारा निर्धारित होता है। इनमें जो नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ, उनके बीच की दूरी जो होती है वो कम होती है, जबकि इसमें नदियों के बीच की दूरी, सहायक नदियों के बीच की दूरी दूर ज़्यादा होती है, स्पेस ज़्यादा। अब नेक्स्ट इसमें आप देखें रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न, अरीय प्रवाह प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप ये जैसे डोम शेप्ड है, गुंबदकार कोई संरचना है, जैसे आपका छोटा नागपुर का पठान। तो डोम शेप्ड में यहाँ से निकलेंगे रिवर्स, और ऐसे ऐसे चारों दिशाओं में त्रिज्य प्रतिरूप भी कहते हैं, रेडियल अरीय, ये फैल या सेंट्रीफ्यूगल भी इसको प्रतिरूप बोला जाता है, केंद्र से बाहर की ओर जाना, सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय प्रतिरूप, या रेडियल प्रतिरूप, रेडियस के रूप में अरीय प्रतिरूप। जैसे छोटा नागपुर का आप पठान देखें, वहाँ पर इस तरीके की आयताकार
प्रतिरूप जो आपकी ये नदियाँ मिलती सोन नदी का जो ऊपरी हिस्सा देखेंगे तो उसमें इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। जालीनुमा में जैसे गुम्फित हो जाती है एक दूसरे से, मतलब जैसे एक जहाँ पे रिस्क कटक है, जैसे आप चले जाइए, जैसे आपका हमारा हिमालय क्षेत्र, तो हिमालय क्षेत्र में जैसे नदियाँ हैं तो कटक वहाँ भी पाए जाते हैं, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, तो वहाँ पर इस तरीके के रूप देखने को मिल सकते हैं। सिंधु झेलम वास्तव में रिवर कैप्चरिंग का है, अभी उसको हम बताएंगे। उसको ब्रेडेड पैटर्न कहते हैं, ब्रेडेड पैटर्न कहते हैं। रेडियल पैटर्न है। इसके बाद एंगुलर पैटर्न देखेंगे, या इसी का देख लीजिए, इसका जस्ट अपोजिट जो अभिकेंद्रीय होता है, सेंट्रीपिटल, इसी का जस्ट अपोजिट। अभिकेंद्रीय, केंद्र मतलब केंद्र, केंद्रीकृत। इसको इनलैंड प्रतिरूप भी कहते हैं, आंतरिक प्रतिरूप भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नदियाँ ऊंचाई से आती हैं और एक जगह आकर मिलती हैं, यानी कि उसके बाहरी हिस्सा जो होता है वो ऊंचाई पर होता है और जबकि आंतरिक हिस्सा निचला होता है। इस तरीके की जो आपको देखने को मिलती है वो वैली घाटी में मिलती है, जैसे काठमांडू वैली है नेपाल। इसमें क्या होता है, ऐसे मिलता है। अभी इसका जस्ट अपोजिट है, नेपाल की जो काठमांडू की घाटी है उसमें इस तरीके का आपको प्रतिरूप देखने को मिलता है कि चारों तरफ से नदियाँ आती, किधर आती, केंद्र, अभी इसलिए केंद्रीकृत कहा गया, अब केंद्रीय कहा गया। फिर पैरेलल पैटर्न देख लीजिए, समानांतर। इसमें नदियां क्या है, एक समानांतर दिखाई देती है, जैसे अपने कोस्टल एरियाज में देखें, जो हमारा पूर्वी तटीय क्षेत्र है उसमें देखेंगे आप ऐसे ऐसे जाते हैं, जैसे पैरेलल बहते हैं। या संयुक्त राज्य अमेरिका का अटलांटिक तटीय क्षेत्र देखिए, तो वहाँ पर नदियाँ भी इसी तरीके से आपको समानांतर दिखाई देती हैं। भारत का पूर्वी तटीय संयुक्त राज्य अमेरिका का अटलांटिक तट, या इस तरीके के आपको वहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। जो गंगा हमारी नदी है तो उसमें जो आकर उसकी सहायक नदियाँ मिलती हैं तो वो भी एक समानांतर रूप में रहती हैं, लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल तटीय है। नहीं तो गंगा नदी में मिलने वाली नदियाँ, जो सहायक नदियाँ, वो भी समानांतर का रूप दिखाती हैं। ठीक, अब आप वृक्षाकार प्रतिरूप देख लीजिए। डेंड्रिटिक पैटर्न,
इसमें नदियाँ एक वृक्ष के रूप में आपको दिखाई देती हैं, मिलती हैं। जैसे ये मेन नदी है, इससे आके शाखाओं के रूप में दिखाई देंगी आपको। वृक्षक डेंड्रिटिक पैटर्न, ये जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, वो उनकी सहायक नदियों के द्वारा। ये सबसे एक कॉमन मतलब सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ये प्रतिरूप है वृक्षक का। कॉमनली जो है सबसे ये पाया जाता है वृक्षक का प्रतिरूप। इसके लिए एक जैसी वो होनी चाहिए, इसके जैसी जो हमारी स्थल रूप है वो एक जैसा होना चाहिए, कि समान उसका कंपोजिशन जो वो समान हो। जैसे ग्रेनाइट से बना हुआ है तो हमारे यहाँ पे जो तो वो ग्रेनाइट से पूरा हो, यानी कि समान उसका संगठन हो। ये नहीं कुछ दूरी पे दूसरी रॉक्स का है, कुछ दूरी पे दूसरी रॉक्स का है। तो ये एक समान जो स्थल रूप होता है, जो समान स्थल है, समान प्रदेश होता है, वहाँ पर क्या कहते हैं इस तरीके के पैटर्न पाए जाते हैं। सर क्या नदियों का फ्लो ऑफ डायरेक्शन फिक्स होता है इसमें? किसमें डायरेक्शन तो मेन नदी से जाके मिलेंगी, वही सहायक नदी है उसकी। नदियाँ तो हमेशा जो सहायक नदियाँ होती हैं वो अपने जो मुख्य नदी होती है उसी से मिलती है, तभी उसका सिस्टम बनता है, तभी उसका प्रतिरूप बनेगा, नहीं तो प्रतिरूप कैसे बनता है? जैसे सर छोटा नागपुर का पठार का आपने एग्जाम्पल दिया, इसमें हाँ, इसमें डोम शेप है, मान लीजिए ऊंचाई पे है ऐसे, ठीक, ये तो आप अपनी तरफ कैसा दिख रहा है, चारों तरफ कैसा होगा, यहाँ से देखिए ऐसे ऐसे, तो ये रेडियल हो गया, क्योंकि केंद्र से जा रही है और जहाँ तक जाएंगी वो एक त्रिज्य दिशा में प्रवाहित हो रही है, वो रेडियल पैटर्न हो जाए। नदियाँ तो हमेशा सहायक नदियाँ अपने मुख्य नदियों से ही मिलेंगी, नहीं तो फिर वो तंत्र बनाएंगी ही कैसे? फिर तो हम अकेले हो गए, लेकिन तंत्र एक सिस्टम बनना, उसमें तो जुड़ना पड़ेगा ना कई लोगों को। जैसे मेरा मतलब है कि 3 नदियाँ उसमें तंत्र बना रही हो, एक नदी नहीं, हमने कहा देखने में लगे, एग्जैक्ट देखने मतलब कि आपका प्रतिरूप अगर देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा किस तरीके का प्रतिरूप दर्शाता है, ये कहने का मतलब। ठीक, जैसे आप कोई भी चीज़ देखते तो उसका एग्जैक्ट ना होकर भी आपको लगेगा कि आखिरकार इसका सबसे करीबी प्रतिरूप क्या हो सकता है, आयताकार हो सकता है, वृक्षाकार हो सकता है, क्या हो सकता है, तो वो आप चीज़ उसको जैसे कहा गया कि इस चीज़ का आप प्रतिरूप बताइए। ठीक, अब जैसे भारत की जो शेप कह दिया जाता है चतुष्कोणी, जो ट्रायंगुलर कह दिया तो उसका बेस जो है आधार नीचे की तरफ है। जो हमने अपने आप को ओशियंस बताया उसमें भी कहा गया कि आधार नीचे है। आपको हमने कॉन्टिनेंट बताया उसमें भी हमने कहा कि उसका शीर्ष नीचे है आधार, तो वो एक अगर एक लगभग एक समान उस तरीके का लगता है, एग्जैक्ट नहीं रहता। तो इसमें भी आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप मैच करेगा, कौन सा दिख रहा है। एकदम आप हूबहू तो नहीं रहता है, लेकिन एकदम आपका उसके करीब होता है, पैटर्न करीब होते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे अभी जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, सेटलमेंट में पढ़ेंगे, तो उसमें बस्तियाँ आता है, बस्तियों का प्रतिरूप कि कैसी बस्तियाँ हैं, उनका क्या प्रतिरूप है, कह दिया लीनियर पैटर्न, रैखिक प्रतिरूप। तो लीनियर पैटर्न आपको देखने में लग रहा है कोई सड़क के किनारे किनारे बस्ती बस गई या रेलवे लाइन के किनारे किनारे बस्ती में, तो एक रेखा में सारी पूरी बस्ती बसी हुई, तो क्या हो गया, लीनियर पैटर्न हो गया, रैखिक प्रतिरूप हो गया। उसमें भी सारी चीज़ें आती हैं, रेक्टेंगुलर पैटर्न आते हैं, रेडियल पैटर्न आते हैं, वो जब हम आपको ह्यूमन पढ़ाएंगे तब बताएंगे सेटलमेंट। तो इस तरीके से हर उसका करीबी देखा जाता है कि आखिरकार ये सबसे अधिक किस ज्यामितीय आकृति के निकट, तो उसको हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए वृक्ष के निकट है तो उसको वृक्षाकार कह दिया गया, ये रेडियल त्रिज्य के निकट है तो उसको त्रिज्य के, ये कहने का। ठीक, तो
समानांतर प्रतिरूप हो गया, जालीनुमा, आयताकार। आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, आपको किसी को कंफ्यूजन हो तो आप बताइए। हाँ, काठमांडू जिससे घाटी है। अब घाटी आप जानते हैं नीचे ही रहेगी, डिप्रेशन में रहेगी, ठीक। अब नदियाँ ऊपरी क्षेत्र से आ रही हैं और सब कहाँ जा रही, केंद्र में जा रही है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, केंद्रीकृत या अर्धकेंद्रीय, केंद्रान्मुख, यानी कि उसका प्रवाह केंद्र की ओर है। हाँ बताएं, हमसे बताया। ठीक है सर, मेरा केवल और केवल क्वेश्चन यही था कि इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, बस शेप से मतलब। हाँ, शेप से मतलब इसका डायरेक्शन हमेशा जो है मुख्य नदी से ही मिलेगी। मोस्टली तो वो हाँ, मिलेगी ही, नहीं तो फिर वो तंत्र बनेगा ही नहीं। अगर इंटेंशन अगर ऐसा क्वेश्चन सपोज कर जैसे अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो मैंने वही बताया कि केवल उससे हाँ, फिगर से मतलब है। केवल ज्योमेट्री ऑफ शेप से उसकी डिफिनीशन है कि ड्रेनेज सिस्टम रेफर्स द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ अ ड्रेनेज सिस्टम। कोई भी अपवाह खंड है उसके ज्यामितीय आकार को प्रदर्शित करता है। यहाँ तो कोई फ्लो ऑफ डायरेक्शन से मतलब ही नहीं। फ्लो ऑफ डायरेक्शन उसको प्रभावित करेगा, ज्यामितीय स्वरूप को प्रभावित करेगा, क्योंकि जब तक फ्लो ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा तब तक उसका ज्यामितीय शेप बनेगा ही नहीं, उसको प्रभावित करेगा। लेकिन जब हम उसको देख लेंगे वहाँ हमसे उससे मतलब नहीं है, वो तो बहुत चीज़ें प्रभावित करती हैं। आपका प्रदेश किस तरीके से का है, उसके बाद उसका कंपोजिशन किस तरीके का है, लोकेशन किस तरीके की है, नेचर ऑफ द स्लोप कैसा है। तो दे आर द डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो क्या कहते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रेनेज पैटर्न। पैटर्न बनाने के लिए तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन हम अभी देख क्या रहे हैं, केवल प्रतिरूप। ठीक, बहुत हम गहराई पे नहीं गए क्योंकि आपको जिस पढ़ना यही आपके लिए ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं क्योंकि ड्रेनेज पैटर्न, क्योंकि मैंने ड्रेनेज सिस्टम बताया तो इसलिए मैंने कहा कि आपको कन्फ्यूजन न रहे। कल तक मेरा इरादा नहीं था, लेकिन मैंने आज सोचा कि आपको बता दें ड्रेनेज पैटर्न और ड्रेनेज सिस्टम में, जिससे आप अंतर जाने में दोनों में क्या है। ठीक, जो एग्ज़ाम में कभी पूछे जाते हैं तो वो हमने आपको बता दिया। इसी में एक है एनुलर वलय, एनुलर। इसमें क्या होता है, जैसे डोम ऊपर है और नदियां जो है ऐसे ऐसे प्रवाहित होती हैं। एक वलय बना, क्या बनाती है, वलय। वलयाकार हो गया, वृक्षाकार और अकेंद्रीय, आयताकार, जालीनुमा और समानांतर। तो मेन हमने आपको प्रतिरूप बता दिए। एक इंटरमीडिएट भी जान लीजिए। इंटरमीडिएट पैटर्न, प्रच्छन्न, मतलब फैला रहता है, बहुत हम लोग को स्पष्ट नहीं होता। जैसे हम भाबर रीजन में देखते हैं, शिवालिक का जो भाबर रीजन है वहाँ पर जो नदियाँ पाई जाती हैं उसको प्रच्छन्न प्रतिरूप है। भाबर रीजन जो हमारा भाबर प्रदेश है। एक बार बेडेड प्रतिरूप भी होता है, बार प्रतिरूप भी होता है। उसको जो है लोग रिवर इरोजन, रिवर कैप्चरिंग होती है, यानी कि जब नदियों का सरिताओं का अपहरण कर लिया जाता है, रिवर कैप्चरिंग, यानी कि इसकी कंडीशन ऐसे बनती है कि जैसे कोई मेन नदी बह रही है और इसकी अपोजिट डायरेक्शन है,
इसके अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है। अब अगर इस रिवर के द्वारा इसका अपहरण कर लिया जाए तो इस तरीके का जो सिस्टम आपको दिखाई देता है वो बार बेडेड, इसकी शायद हिंदी कंटकीय प्रतिरूप है, कंटकीय प्रतिरूप। इस तरीके के आपको सिंध जैसे ऊपर दिखाई देते हैं, सिंध नदी है हमारी, वहाँ पर इस तरीके के रूप देखने को इंडस जो है हमारी सिंध में। अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि रिवर कैप्चरिंग होती कैसे है, रिवर कैप्चर क्या होता है। तो इतना आपकी समझ में आ गया, तो हम आपको रिवर कैप्चर ये मान लीजिए दो नदियां प्रवाहित हो रही हैं, ठीक, और वह है अब इसकी सहायक नदी ये है और इसकी सहायक नदी ये ट्रिब्यूटरीज। अब देखिए नदियों के द्वारा जो है इरोजन होता रहता है, नदियाँ पीछे भी हटती रहती हैं, इसे हेडवर्ड इरोजन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसका इरोजन हो रहा है, ये धीरे धीरे पीछे कम होता जा रहा है, ये धीरे धीरे हटता जा रहा है। अब जिसका इरोजन जब ये ज़्यादा हो रहा है, इरोजन होते होते ये अलग हो गया, ठीक, यहाँ पे। अब जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जिस नदी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो वो नदी क्या कर लेगी, कैप्चर कर लेगी। इस नदी को जो अभी तक ऐसे जा रही थी वो कैसे आ गई, क्योंकि ये पीछे हटते हटते इससे मिल गई जाएगी। और इसका चूँकि वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वेग ज़्यादा है, ये बड़ी नदी है, तो ये नदी का प्रवाह कैसे हो गया, ये नदी कैसे बह रही है, वो अब कैसे बहने लगी, और ये हिस्सा इससे क्या होगा, जिस स्थान पर जो नदी अपहरण करती है वो कैप्टिव रिवर कहलाती है, या कैप्चरिंग, यानी कि उसने उसका क्या किया, अपहरण किया। जैसे इस नदी ने इसका अपहरण किया, ये कैप्टिव रिवर। और इस नदी का अपहरण हुआ है, ये कैप्चर्ड रिवर कहलाता है। जिस जगह से नदी जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है उसको हम कहते हैं एल्बो। ये क्या कहलाएगा आपका, एल्बो।
और ये जो बीच में गैप रह जाता है वो कहलाता है विंड गैप, क्योंकि अब यहाँ से क्या हो गया, गैप हो गया, तो विंड गैप कहलाता है। और ये जो वैली बची रह जाती है, इस रिवर बची रह जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं मिसफिट रिवर। तो हमेशा बड़ी नदी छोटी नदी का अपहरण करती है, जिसका वेग अधिक होता है और उसमें जल की मात्रा अधिक होती है, यानी कि जो शक्तिशाली नदी होती है। तो हाँ बीच में बह रही थी, क्या सोर्स है या हाँ, ये स्रोत जो रिज है, कटक है, जिनसे निकलकर सहायक नदियाँ जा रही थी। अब उस सहायक नदियों ने अपने ही नदी के द्वारा जो हेडवर्ड इरोजन है, शीर्ष यानी कि पीछे की तरफ इरोजन करते करते पीछे चली गई। पीछे जाने से वो इरोजन दोनों नदियाँ जाकर मिल गई। अब इस नदी का वॉल्यूम ज़्यादा था, तो इसने इस नदी का अपहरण किया और जाके अब ये ऐसे बह रहे हैं। तो ये जितने जिससे संपर्क टूट जाता है, नदी के जिस भाग से संपर्क टूट जाता है वो मिसफिट रिवर कहलाता है, यानी कि अब ये रिवर फिट नहीं होगी। जहाँ से मुड़ती है कोहनी जैसी हो जाती है, इसको एल्बो कहते हैं, इसको एल्बो कहते हैं। और देखिए इनके बीच का जो गैप रहता है, एक हवा का ही गैप रहेगा, इसलिए इसको विंड गैप रहेगा, विंड गैप रहेगा। इस तरीके से बड़ी नदियाँ जो होती है वो छोटी नदियों का अपहरण कर देती है। तो इस तरीके से जो है ये होता है। अब अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लें, नहीं तो हम आपको वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बताएं रिवर का मैप, जो आप इसमें मेन रूप से आता है। अगर यहाँ तक अभी आपको कोई दिक्कत हो, कल से आज तक ड्रेनेज सिस्टम एंड ड्रेनेज पैटर्न, तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आप वर्ड का मैप बनाइए और हम जो है वर्ल्ड की नदियों की चर्चा करेंगे। भारत की नदियों की चर्चा संक्षिप्त में करेंगे, क्योंकि जब उसका जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब हम उसमें डिटेल में बताएंगे पूरा ड्रेनेज सिस्टम और उनका ड्रेनेज पैटर्न। फिलहाल अभी यहाँ जो नदियाँ फेमस हैं वो आपको हम बता देंगे, क्योंकि वहाँ पे हम आपको डिटेल में बताएंगे, फिर उनकी सहायक नदियाँ वगैरह सब। अब आप वर्ड का मैप बना लें। रिवर कैप्चर का भी आता है, कुछ पूछा जाता है कि रिवर कैप्चर होने के लिए कौन कौन सी दशाएं है, कोई इस नदी में किस नदी का अपहरण होगा या कौन सी नदी अपहरण करेगी। ठीक है, फिलहाल हम वर्ल्ड की फेमस रिवर्स देखते हैं कि विश्व की जो है प्रमुख जो नदियां हैं। चलिए वर्ल्ड का मैप बना दें।
हिमालय, फिर हम नॉर्थ अमेरिका की नदियों से शुरू। बना लिया। ये बेरी से लिखा हुआ है। ये हडसन है, हडसन की खान। ये आर्कोटिक है। शुरू करें, बना लिया सर। तो मैकेंजी रिवर जो है कनाडा की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, जो ग्रेट स्लैब से निकलती है और आर्कटिक ओशन में फोर्ट सी में जाती है। मैकेंजी छोटा छोटा दिखेगा, मैकेंजी रिवर है। मैकेंजी गलती का मतलब है ग्रेट सेल से निकलती है। ग्रेट सेल्स। स्लेव जो है, ग्रेट स्लेव है। यूकान रिवर भी इसी जगह से निकल गई है। यूकान यूकान रिवर जो है इधर से। इसी तरह पीस रिवर है, ये यहाँ के माउंटेन्स निकलते हैं और ग्रेट स्लेव और इस तरह लेक विनिपेग से नेल्सन रिवर निकलती है हेड्स और हडसन लेक में जाती है। पीस और नेल्सन, ये नेल्सन रिवर लेक विनिपेग से निकलती है और ये पीस
सबसे लंबी मैकेंजी रिवर, ये मुख्य नदियाँ हैं कनाडा की। फिर से सुन लें, ऊपर मैकेंजी रिवर जो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा है, सबसे लंबी। फिर दूसरा ये आप देख रहे हैं यूकान रिवर जो बेरिंग सी में गिरती है, ये मैकेंजी ब्यूफोर्ट सी में गिरती है। और ये पीस रिवर और ये नेल्सन रिवर जो हडसन बे में जाती है, ये चार जो है मुख्य नदियाँ हैं। सेंट लॉरेंस भी है जो दोनों में है, सेंट लॉरेंस। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों में सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस ये ओंटारियो लेक से निकलती है और जाके गल्फ ऑफ लॉरेंस वहीं पर जाकर सेंट लॉरेंस, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। अब संयुक्त राज्य अमेरिका की देखिए मिसिसिपी और मिसौरी जो है यहाँ की सबसे बड़ी नदी। मिसिसिपी जो रेड रॉक ऑफ मोंटाना प्रांत, जो रेड रॉक है मोंटाना प्रांत उससे निकलती है और एक गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाती है और इसमें गल्फ ऑफ मैक्सिको। सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी। हाँ, मिसिसिपी मिसौरी सबसे बड़ी है। इधर मिसौरी है, दोनों से मिलती है। और कोलंबिया और कोलोराडो ये भी फेमस नदियाँ हैं। कोलंबो यहाँ से आगे का पैसिफिक ओशन कोलंबिया। और कोलोराडो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। कोलोराडो का जो है हूवर डैम प्रसिद्ध पूछा जाता है। हूवर डैम किस नदी पर है? हूवर बांध, हूवर डैम। और कोलंबिया का कुली डैम या ग्रांड कुली वो पूछा जाता है। हूवर डैम कोलोराडो, कोलंबिया का ग्रांड पर कोलंबिया नीचे कोलोराडो। हाँ, ये कोलोराडो है, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाके गिरती है। और ये कोलंबिया है जो पैसिफिक ओशन है। मेन रिवर बता रहे हैं, रिवर तो बहुत सारी है। और जैसे इसी की सहायक नदी में ओहियो रिवर है, ओहियो पर
इसी तरीके से बाएं साइड से दाहिने साइड से अराकांस मिलती है इसमें। सर ब्रांच पूरी जो चाइना कोलंबिया क्या? हाँ, कोलंबिया, ये कोलंबिया रिवर है। कोलंबिया रिवर है, ग्रांड पूली डैम है, बांध है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रांड पूली किस बांध नदी पर है। हाँ, और हुआ डैम भी बहुत पूछा जाता है। जब आप पीछे पेपर देखेंगे उठा के, उसमें आता है कि हुआ डैम किस नदी पर स्थित है। इसी तरह रियो ग्रांडो रिवर जो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाती है, रियो ग्रांडो। ये प्राकृतिक सीमा बनाती है। सीमाएं भी कई तरीके की होती है, आप जानते हैं, आर्टिफिशियल होती है और नेचुरल। अगर अभी इस सब समझिए पॉलिटिकल जगह भी आपको आया है, तो प्राकृतिक सीमा एक बनाती है। जैसे नदी पहाड़ के द्वारा जो सीमाएं बनती है दोनों के बीच में, क्या कहलाती है? प्राकृतिक सीमाएं कहलाती है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा बना दी गई सीमा। तो रियो ग्रांडो रिवर जो है ये है और गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। और ये यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, ये मैक्सिको है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच बाउंड्री बनाती है। ठीक, ये थी नॉर्थ अमेरिका की। अब आते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की जो फेमस नदी है वो कौन सी है? अमेजन, जो पेरू और ब्राज़ील में प्रोवाइड है। और अटलांटिक ओशियन में जाकर गिरती है। पेरू और ब्राज़ील एंडीज से निकलती है, एंडीज माउंटेन्स, और पेरू और ब्राज़ील में होते हुए ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम, मतलब जल की मात्रा के आधार पर, कैचमेंट एरिया। विश्व की सबसे बड़ी नदी, बिगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, अमेजन। जिसे आप लोग अमेजॉन कहते हैं। अमेजॉन आप देखते होंगे, आपके मोबाइल में रहता होगा अमेजॉन। ये अमेजन रिवर है, ठीक। इसकी वैसे तो बहुत सहायक नदियाँ, लेकिन मैलाडेना सबसे बड़ी सहायक नदी है। मैलाडेना एक बार पूछा गया था, जब इसको आपको बता दें। नहीं, मैलाडेना मदीरिया है, मडेरिया। वो मैग्ना ग्रेला है, वेनेजुएला। यही ओरनिको रिवर है वेनेजुएला में, ओरनिको। जो कैरिबियन सी में जाके, कैरिबियन सागर। ये लिखा है उसका नाम ओरनिको। क्या समझ रहे हैं आप? बताएं हमको। कुछ लोग तनाव में महसूस कर रहे हैं। हाँ, कैरिबियन सागर। माउथ हमेशा ओशन को याद रहता है। हाँ, इसी जगह से निकलती है और ये जाके कैरिबियन सागर में गिरती है। वास्तव में इस जगह गुआना है, तो गुआना हाईलैंड्स में,
गोवाना उच्च क्षेत्र, उच्च क्षेत्र से ही नदियाँ निकलेंगी तभी तो वो ढाल के प्रवाहित होंगी। तो गोवाना हाईलैंड, वहीं से नदी निकलती है और जाके कैरिबियन सागर में गिरती है। और निको हाँ, अमेजन अटलांटिक सागर में गिरती है। अटलांटिक मतलब ये भी है, आप इसको भी अटलांटिक कह सकते हैं, यहाँ तक अटलांटिक ही आता है। कैरिबियन सागर एक हिस्सा है, आप अटलांटिक है तो अटलांटिक भी लगाइए। मैग्डालेना ये मुख्य रूप से इसी जगह गिरती है जो कैरिबियन सागर के अंतर्गत आता है। मैग्डालेना कोलंबिया, हिंदी मैग्डा ये कैरिबियन सागर बना हुआ है। समझिए मुँह हमने इसीलिए मुँह कहाँ तक नदी जाती है, जब आप एग्ज़ाम में बनाएंगे तो इसको अंतिम स्थान तक पहुंचाएंगे भी और एरो के निशान में लगाएंगे, तभी आप किस दिशा में प्रवाहित होती है, तभी वो सही ढंग से आपकी रिवर मानी जाएगी। ब्राज़ीलियन हाईलैंड से आपकी जो है पराना रिवर निकलती है, ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, इसी से पराना रिवर निकलती है और जाके रिवर जो ला प्लाटा रिवर है उससे जाकर मिलती है अर्जेंटीना। रिवर प्लाटा जो है या ला प्लाटा उसमें जाकर मिलती है, अर्जेंटीना में प्रवाहित है। और ये पराना रिवर है जो ब्राज़ील कुछ प्रदेश से निकलती है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकलती है और जाकर ला प्लाटा रिवर में मिलती है। इसको प्लाटा या ला प्लाटा या रियो डियो प्लाटा में इसका एक पूरा नाम है ला प्लाटा संक्षेप में कहते हैं, रियो डी ला प्लाटा। ये पूछा जाता है कि ये नदी कहाँ प्रवाहित है, रियो डी प्लाटा, यही है, इसी में आकर मिलती है। ये आगे रियो डी ला प्लाटा है और ये पराना रिवर है। और निको रिवर में आपका इटैकू डैम बना हुआ है और निको में इटैकू बांध जो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा बांध पूछा जाता है, इटैकू डैम मैच कराने के लिए आता है इटैकू। हाँ, ये साउथ अमेरिका की पूरा साउथ अमेरिका है। कौन ये डी प्लाटा अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है, इसी में आके नदी मिल जाती है, इसलिए आप हाँ थोड़े छोटा ही है अर्जेंटीना। इटैकू दक्षिण अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट डैम, इटैकू इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक, अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? तुम्हारे चेहरे जैसे लगता है तुमको तनाव महसूस हो रहा है, कोई दिक्कत है? सर एक बार फिर से बता दीजिएगा। फिर से बता दे रहा हूँ।
बहुत बढ़िया है समझ में। अभी चूँकि रिवर्स है तो अब रिवर आप जब पढ़ेंगे कई बार तब याद है। बाउंस हो रहा है ना सर। दरअसल होता क्या जब आप 4-5 बार चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे आपका ज्योग्राफी बैकग्राउंड है तब तो आसानी से समझ जाते हैं, नहीं तो आपको इसको जब आप लोगों ने एटलस खरीदा है, एटलस खरीद लीजिए और उसमें वर्ड का मैप उसको पढ़िए, तो बहुत बार पढ़ेंगे तब याद होगा। लेकिन अब चूँकि एग्ज़ाम में आएगा तो पढ़ना है आपको। हमको तो टॉपिक मिलता है तो हमने एक टॉपिक 2 दिन मिला था, रिवर और लेक्स दोनों मिले थे। लेक्स चूँकि हम पढ़ा चुके थे तो रिवर हम आपको बताएं। अगर ज़्यादा दिन समय मिले तो फिर एक एक महाद्वीप बना के बताएं। धरती कौन सी और निको और निको और निको नहीं, पराना हिंदी में पराना 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 ये इसी बात है। ब्राज़ील का है, ब्राज़ील का डैम। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया और गल्फ ऑफ मेक्सिको के बारे में बताएं। ये खाड़ी है गल्फ, जैसे खाड़ी नहीं होती, इनसे जो ये क्लोरोड और ये कैलिफोर्निया, हाँ ये जो हिस्सा निकला है चूँकि कैलिफोर्निया है तो इसी के नाम पर ये हिस्सा में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, जाके उसी के जल इकट्ठा हो जाता है। तो एक जल कई संकुचित भाग में यहाँ पर जैसे इकट्ठा हो गया कि जहाँ मोड़ बना हुआ है, ठीक, ये मोड़ बना हुआ है, ये गल्फ खाड़ी के रूप में वहाँ जल इकट्ठा रहता है, गल्फ खाड़ी कहते हैं उसको। तो उसी के नाम पे यहाँ पर मैक्सिको था तो गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, या कैलिफोर्निया तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, उसी के नाम पर दिया। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये नदियाँ आपकी जो इधर आपकी जो पूर्व साइड नदियाँ आ रही हैं वो सब गल्फ ऑफ मैक्सिको में जा रही हैं। जैसे मिसिसिपी, मिसौरी और रियो ग्रांडे गल्फ ऑफ मैक्सिको में आ रही है। कोलोराडो ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में आ रही है। ये इधर पैसिफिक ओशियन पूरा, क्योंकि पैसिफिक ओशियन पूरा है तो ये कोलंबिया तो पैसिफिक ओशियन में जा रही है प्रशांत महासागर। इसी तरह जो जिसके करीब बन गया, यहाँ पर कैरिबियन आइलैंड है, इस जगह को कैरिबियन सी कह दिया गया है। इस जगह बियरिंग स्ट्रेट है तो इसलिए इसको बियरिंग सी कह दिया गया, बेरिंग सी कह दिया गया। बेरिंग जल संधि है तो बेरिंग सागर कह दिया गया। हाँ बेरिंग जल संधि। तो उसी तरीके से नाम है दे दिया गया। अब जब 3 बार आप इसको पढ़ेंगे तब याद होगा आपको, लेकिन जब आप मैप बना के इसको याद कर लेंगे तो फिर हमेशा के लिए याद हो जाए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, कौन सी रिवर कहाँ, और मैच कराने के लिए आ जाता है। ऐसे तो आप रट भी सकते हैं, रटना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, दोनों तरफ से। हाँ हडसन पे है, हडसन खाड़ी, नेल्सन हडसन रिवर भी है, हाँ हडसन रिवर भी है, नेल्सन रिवर भी है, हडसन, बहुत सारे रिवर हैं, लेकिन जो मेन रिवर है वो हडसन। अभी चाइना में आपको 3 नदियाँ बनाएंगे, लेकिन चीन नदियों का देश कहा जाता है, बहुत सारी नदियों का जाल वहाँ बिछा। लेकिन अब उतना हम पढ़ाने लगेंगे तो आपको कई दिन लग जाएंगे, एक जो है कांटी में। हाँ वही बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में आ अब जैसे चाइना का भी रिवर ड्रेनेज सिस्टम है, जब चाइना और जापान पढ़ाते हैं तो चाइना का रिवर सिस्टम बताते हैं, पूरा जापान का पूरा रिवर सिस्टम बताते हैं, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा ही बताएंगे। तो जो GS में जितना है IS के लेवल का हम आपको पढ़ाएंगे, जितना इससे अधिक नहीं है, ठीक। और फिर 2-4 क्वेश्चन की तो बात अलग है, IS पे पूछ लेते हैं कभी कभी, पीछे से एक आध डाल देते हैं क्वेश्चन। चलिए फिलहाल हम अफ्रीका की नदियों के बारे में बात करते हैं। पराना जो है ब्राज़ील आइलैंड से निकलती है, तो ये क्या कहते हैं ब्राज़ील और परुग्वे वो बहते हुए अर्जेंटीना यहीं से शुरू हुए, और इसी जगह ब्यूनस आयर्स, इसकी कैपिटल भी इसी जगह है, रियो डी प्लाटा, इसी में जाकर ही मिली। जब आप मैप देखेंगे पहले तो आप पूरे कॉन्टिनेंट जानिए, फिर कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्री हैं उनको जानिए, फिर इसके बाद उस पर कौन कौन से माउंटेन्स वगैरह हैं, फिर रिवर्स देखिए, पढ़ना पड़ेगा आपको। IS एग्ज़ाम निकालना तो मेहनत करना ही पड़ेगा।
उतना वो नहीं है, लेकिन ये कि हर व्यक्ति को पढ़ना ही पड़ता है, बिना पढ़े किसी को नहीं। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपको आएगा, जितना आप डिस्कशन करेंगे, बार बार पढ़ना। जब आप रात को सोते हैं तो एक बार पूरा रिवाइज कर लिए जो आपने पढ़ा है, तो फिर नहीं मिलेगा। अपना IQ लेवल आप बढ़ाएं। उसका सबसे अच्छा तरीका यही कि सोते समय आप अपने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको एक बार रिवाइज कर लें। नींद भी आपको अच्छी आएगी, क्योंकि पढ़ने के नाम से बहुत जल्दी नींद आ जाती है। और नहीं तो आप मोबाइल चलाते रहेंगे तो रात के 2-3 भी बज जाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी। तो इसलिए जो है आप मनन करें, जो भी आपने पढ़ा वही आप लिख भी पाएंगे। अगर आपने खाली किताब से पढ़ लिया तो बहुत कन्फ्यूजन रहेगा। वहाँ पे जाएंगे, किताब खोलेंगे, फिर 1-2 लाइन लिखा, अरे ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, इसको पहले लिखना चाहिए था। फिर आपने काटा पीटा, फिर लिखा, फिर अच्छी याद आया। लेकिन अगर आपने एक बार उसका मनन कर लिया है, बिना देखे उसका पूरा पढ़ लिया है, तब आप अच्छे से उसको लिख पाएंगे। उसको तभी आप बोल भी पाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि आप बोलिए, बताइए, अपना प्रेजेंटेशन दीजिए, तभी आप बोल पाएंगे कि आप उसको एक बार मनन कर चुके। अच्छे अच्छे भाषण भी लोग देते हैं तो एक बार लिख के उसका मनन करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर वो सब बोलते हैं, अच्छा जो भाषण होते हैं, पहले उसको पूरा तैयार करते हैं, फिर उतना अच्छा बोल पाते हैं। तो इसलिए आपको भी लिखने के पहले उस चीज़ को एक बार पूरा तैयार करना चाहिए। इवन देन आपको लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। तो कम से कम ये काम तो आसान है। जब आप लेटे सब कामों से फुर्सत होकर सोने जाते हैं तो आप 15-20 मिनट हो सकते। आपका जो है 15-20 मिनट में 500-600 शब्द आप आसानी से याद कर सकते हैं। आपने कोई कुछ नदी ही आपके दिमाग में सामने आपको पढ़ाया तो आप जो है इसको मनन करिए कि मैप को देखिए कि कहाँ पर मैकेंजी रिवर थी, कहाँ पे जो है यूकान रिवर थी, कहाँ पर हडसन रिवर थी, कहाँ पर विल्सन रिवर थी, तो वो आपको याद होगा। लेकिन इसको आपको मनन करना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा। कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे, फिर उसको बीच बीच आपको देखते भी रहना है। तभी तो आप एग्ज़ाम के समय तैयारी करते हैं। अगर ना भूलें तो क्या, एक बार याद कर लिया तो कोई बात ही नहीं। जायरे रिवर जो है सबसे फेमस है, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। निश्चित जायरे रिवर, जायरे नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती। क्वेश्चन आता है कि निम्न में की कौन सी नदी ऐसी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो आती है जायरे। जायरे ये जायरे जो प्लेस है, जायरे देश वहीं पर उसी के नाम से। बहुत फेमस नदी है जायरे और लिम्पोपो। लिम्पोपो जो है मकर रेखा को काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हाँ, इसी को कहते हैं काम। हाँ, जायरे कोई काम नहीं। ठीक। हाँ, ये ब्राज़ील और उरुग्वे, ब्राज़ील हाईलैंड्स निकलती है, ब्राज़ील नीचे। लिम्पोपो रिवर देख लीजिए आप, ये आपकी लिम्पोपो रिवर। जायरे हो गई, लिम्पोपो। लिम्पोपो इसी जगह ऑरेंज रिवर में ऑरेंज, ये आपका अटलांटिक ओशियन है।
अटलांटिक ओशियन में जाकर गिरती है, ये इंडियन ओशियन में जाकर गिरती है, ये अटलांटिक ओशियन में गिरती है। या इसको भूमध्य रेखा के नीचे तो साउथ अटलांटिक ओशियन भी कहते सकते हैं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत इसी से निकलती है और जाके ऑरेंज ये साउथ अटलांटिक ओशियन में गिरती है। ऑरेंज कलर से हाँ, ऑरेंज जाम्बेजी भी, ये भी फेमस है क्योंकि इस पे जो है आपका करीबा डैम बना हुआ है। जाम्बेजी ये जाम्बेजी, इसमें करीबा डैम बना हुआ आता है एग्जाम में मिलाने के लिए। करीबा बांध किस नदी पर बना हुआ है? जाम्बेजी। इसी जगह कटंगा प्लेटो है, कटंगा पठार, उसी से निकलती है और इंडियन ओशियन में जाकर गिरती है। ये नाइजर रिवर है जो गल्फ ऑफ गिनी में, नाइजर। इसी के सहायक नदी बेने, नाइजर। और खास जो फेमस है वो और नाइल रिवर है, नील नदी, जो वाइट ब्लू के नाम से यहाँ से निकलती है और विक्टोरिया लेक से और इथोपियन हाईलैंड से निकलती है। ये वाइट मतलब सफ़ेद नील नदी के नाम से निकलती है और ये ब्लू नाइल निकलती है। वाइट नाइल रिवर के नाम से और ये ब्लू नाइल के नाम से, दोनों जाके खार्तूम, सूडान के खार्तूम में जाके मिलती है। फिर यहाँ से इनका नाम नील नदी पड़ता है और जाके मेडिटेरियन सागर में गिरती है। सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट। हाँ, ये लंबाई में सबसे अधिक है और वॉल्यूम में सेकंड लार्जेस्ट है। इसी तरह वॉल्यूम में अमेजन है और लंबाई में सेकंड लार्जेस्ट है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक, इधर इथोपियन हाईलैंड है तो वहाँ इथोपियन हाईलैंड से मिलती है। ये खार्तूम में दोनों का संगम होता है, फिर वहाँ से नील नदी बनकर ये आगे बढ़ती है। इजिप्ट विश्व से होते हुए जाकर ये जो है यहाँ पर मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, ये रेड सी है, मेडिटेरियन सी, रेड सी में मेडिटेरियन सी, भूमध्य बीच में क्या लिखा है? ये हमने लिखा, निकाल के बीच में, जायरे के बीच में। ये बेन है, इसकी सहायक नदी, कोई जरूरी नहीं आप लिखो। नाइजर नदी की सहायक नदी बेने। हाँ, एक बार कहीं पूछ लिया गया है इसलिए हमने उसको आपको बता दी, बेने। लग रहा क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ, यही नहीं पूरा हुआ है। हाँ? हाँ, नाइजर जो है नाइजीरिया में, एकदम सही होता है। ऐसी बात नहीं, कुछ बच्चे जो है उनको ज्ञान है, वो मेहनत कर रहे हैं। आप लोग इसी तरह मेहनत करिए, उनमें भी उत्साह है। यूरोप भी देख लीजिए, यूरोप में इटली की जो नदी है, इटली ये जो निकला हुआ हिस्सा है, पो रिवर और टाइगर रिवर, दो फेमस रिवर है, पो रिवर और टाइगर।
छोटा छोटा वन पार्ट है वो है और टाइगर। ठीक, वो नदी को जो है इटली की गंगा भी कहा है, वो रिवर को इटली की गंगा भी कहा है। पो नदी, हाँ ये पो नदी है। वेनिस यहीं पर है, जो इटली का सिटी है वेनिस, वो पो नदी के किनारे स्थित है। और टाइबर जो रोम स्थित है वो टाइबर नदी में स्थित है। इसी तरह एब्रो नदी जो है स्पेन में बहती है। एब्रो, हाँ? नहीं, वो नदी के किनारे वेनिस और टाइबर, जो टाइबर नदी को दिखाया आपको, ये फिर फ्रांस में लॉयर और सीन, सीन और लॉयर। ये फ्रांस में, फ्रांस की लॉयर और सीन। ये पो नदी एड्रियाटिक सी में गिरती है, एड्रियाटिक सागर में, और टाइबर जो है आपकी मेडिटेरेनियन सागर में इधर गिरती है, ये इधर एड्रियाटिक सागर। और वो भूमध्य सागर। समय आपकी जिस क्लास में पूरा हो गया। सर वो कौन सी नदी है? ये लॉयर और सीन, एब्रो भी नदी स्पेन में बहती है, नहीं सहायक नहीं, खुद की नदी स्पेन में बहती है। ये इधर पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ऊपर फ्रांस है। एल्ब और राइन जर्मनी में बहती है। राइन और एल्ब जर्मनी में बहती है। सबसे बेस्ट नदी है सर। हाँ, राइन इज द बिगेस्ट रिवर। राइन और एल्ब, जर्मनी की जो राइन नदी है वो सबसे व्यस्तम मार्ग। राइन और एल्ब, ये लिखा हुआ है, राइन और एल्ब। यदि ओल्गा नदी आती है, कैस्पियन सागर में गिरती है ओल्गा, जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है ओल्गा। इसी जगह ब्लैक सी भी है, उसको डांड रिवर गिरती है। और रूस में ओ, कैनिशी और लीना, ओ, कैनिशी और लीमा, ये रिवर मुझे लगता है ओ, कैनिशी और लीना। वो रिवर जो है अल्टाई माउंटेन से जो है निकलती है और आपकी गल्फ ऑफ, इसी जगह गल्फ ऑफ रही है, वहीं पर जाकर गिरती है। ठीक, एनेसी रिवर
जो है तानुला माउंटेन से निकलती है और जाकर आर्कटिक ओशन में गिरती है। इसी तरीके से जो लीना है, लीना है, ये बैकाल लेक से आपकी निकलती है। इसी नीचे बैकाल लेक है, इसी से ये निकलती है और जाके आर्कटिक ओशन में गिरती है। ये रूस की नदियाँ हैं। सर ये डॉम दीवार है, इसके नीचे आपने क्या बनाया? ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी, और ये कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर में जाके ओलगा यूराल से यूराल नदी भी बहती है। ठीक है, रूस और चीन के बॉर्डर में आमूर नदी बहती है। आमूर वांगोरी, यांकी शिक्यांग और शिक्यांग, 3 नदियाँ हैं। वांगो, यांकी और शिक्यांग। वांगो नदी गल्फ ऑफ चिली में गिरती है। चिली की गाड़ी क्वेश्चन आता है कि वांगो नदी कहाँ गिरती है, तो गल्फ ऑफ चिली में गिरती है। चिली, गल्फ ऑफ चिली, इसी जगह येलो सी है। अगर गल्फ ऑफ चिली ना रहेगा तो वो पीत सागर में गिरता है। इसी के नाम पर पड़ा, ये येलो मिट्टी ले जाकर उस पर गिराती है जाके वांगो, तो इसलिए उस सागर को पीत सागर कहते हैं। या गल्फ ऑफ चिली, गल्फ चिली की खाड़ी। सी के बगल में कौन सी रिवर है? कौन? सी ऊपर, ये इस साइड से ऊपर, ये? सबसे ऊपर, ये लीना, इस साइड से। एनएसी, और ये वाली ओ, ओ हाँ, ओ, एनएसी और लीना, ये 3 फेमस नदियाँ हैं। एनएसी, हाँ? चीन की सबसे लंबी नदी। हाँ, यांकी शिप, चीन की सबसे लंबी नदी यांकी शिप है। ध्यान रखिए। जापान की सबसे लंबी नदी शिनानो, शिनानो जो जापान सागर में गिरती है, और इधर सीको, शिनानो, शिनानो ये वाली रिवर, और ये सीको ये वाली। जापान की सबसे लंबी सिनानो। हाँ, शिनानो नदी है जो लगभग 300 किलोमीटर की है। सीको, कोई कार्यक्रम भी होने वाला है लग रहा है, सीरियस है। हो गया क्या? 2 मिनट हो गया। कंप्लीट करवा के जाइएगा। दूसरी क्लास में सब करवा दीजिए, 950 हो गए। कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट बस करवा दीजिए। वो भी कर रहा है बार बार, कंप्लीट ही है लगभग, थोड़ा तो छूटेगा ही। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग, मर्रे डार्लिंग, मर्रे डार्लिंग ये फेमस है। ये माउंट आल्प्स से उसी से निकलती है। बास स्ट्रेट। अब इसके बाद देखिए, भारत की तो हम नहीं बताएंगे, समय नहीं है बिल्कुल, भारत की बिल्कुल नहीं बताएंगे। भारत की कल बता दीजिए। बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और इधर से गंगा आती है, दोनों मिलकर यमुना नदी हो जाती है। हाँ, ठीक।
बांग्लादेश में जब आती है तब ब्रह्मपुत्र वहाँ से चीन से अरुणाचल प्रदेश से होते हुए यहाँ पर पहुँचती है और गंगा और जब मिल जाती है तो वो यहाँ यमुना नदी हो जाती है। जमुना जमुना के जमुना से बांग्लादेश। हाँ ऐसे आएगी और इसी में जब आगे मिल जाती है तो यही मेघना हो जाती है। जमुना और मेघना और यहाँ से ब्रह्मपुत्र आई और ये गंगा रिवर। बिहार में 3 नदियाँ हैं मुख्य रूप से। पहली है आपकी चिंदवी, इरावदी और सालवी, ये 3 नदियाँ हैं। इरावदी नेपाल की सबसे बड़ी नदी। हाँ सबसे फेमस नदी नहीं बड़ी है या फेमस है? बड़ी भी है फेमस भी। मतलब इरावदी नदी सबसे ज़्यादा है। इरावदी पूछी जाती है। हाँ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्रम से है चिंदवी और इरावदी। जल्दबाजी में पढ़ाने में मुझको भी थोड़ा कम मजा आता है, लेकिन चिंदवी, इरावदी और शाल्वी। हाँ मैं चायो फ्रायो थाईलैंड, फेमस नदी। और वियतनाम मेकांग। हाँ आती वहीं से, लेकिन मेनली जो माना जाता है वियतनाम मेकांग। चायो फ्रायो थाईलैंड, चाय फ्राई नदी थाईलैंड। बस आपका पूरा हो गया लगभग। आती वहीं से हो गया। हाँ पूरा हो गया। हाँ डेल्यू नीपर और निस्तर, डेल्यू रिवर की जो है बहती है यहाँ से। हाँ फेमस है ये। हाँ इम्पोर्टेंट है इसलिए कि वोल्गा के बाद यही नदी सबसे बड़ी है यूरोप। अब चूँकि वोल्गा को आदमी सोच लेता है रूस में है, लेकिन यूरोप सबसे 8 जो है देशों से ऊपर गुजरती है डैन्यूब। हाँ सबसे ठीक है। समझ चूँकि ज़्यादा हो गया, क्वेश्चन भी नहीं आपको करा पाए आज। कल करवा दीजिए क्वेश्चन। कल क्लास नहीं है, क्वेश्चन दे दीजिए। हमारी क्लास जो है जब हम आएंगे अगले हफ्ते ठीक। ये आप ध्यान रखिएगा, जो जहाँ के देशों की विशेषता थी वो बताएं, और जहाँ बाकी यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब आपका मॉक टेस्ट होगा, तो इसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक तो आप जाएँ कैसे हो पाए? कई 8 जैसे आपके हंगरी है और इधर बेलग्रेड है, यूगोस्लाविया है, कई देश 8। सर ये किसी को छाग बोलना तो नहीं, छाग हो हम तो टाइम इतना मतलब यहाँ टॉपिक दे दिया जाता है कि इतने में समाप्त करिए, तो बात ये हो। अब डेंडिक पैटर्न करना पढ़ाते तो आज के लिए नहीं पढ़ा देते, लेकिन वो ड्रेनेज पैटर्न, अब चूँकि वो हमने इसलिए बताया कि आप ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न कंफ्यूज ना हो। डेंडिक पैटर्न विश्व का तो नहीं आता, लेकिन भारत का पूछा है। अरे ड्रेनेज पैटर्न भारत का पूछा है, इसलिए हमने आपको बताना उचित समझा। बाकी भारत जब पढ़ाएंगे, इंडिया जब पढ़ाएंगे, और टॉपिक जो है मतलब जिस हिसाब से हमको पढ़ाना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा, वो क्रम मिले पढ़ाने की, उसकी बात है। अपने हिसाब से सेट करवा दें।
सारे हम इसमें लिख के आते हैं। आप इसे इसमें लिखा तो ओशनोग्राफी था, जबकि ओशनोग्राफी में नहीं था, रिवर और लेक्स ओशनोग्राफी में नहीं आती है। तो ठीक है, इसमें अगर आपको भी कुछ पूछना हो तो पूछ लें। चिली की खाड़ी में कहाँ से? चलिए ठीक है। सर चिली की खाड़ी में कहाँ पर? चिली की खाड़ी गल्फ ऑफ चिली जहाँ आपको लगेगी, इसी जगह पीच सागर है और गल्फ ऑफ चिली। ये आपका पूर्वी सागर में मिलती है, पूर्वी चाइना मतलब ईस्ट चाइना सी है, और ये दक्षिण चाइना सी है। ठीक है सर।